Assalamualaikum. This is me Muhammad Ismail and you are watching my YouTube channel Nursing with MS Ismail. I hope that you will be all as beautiful and good as morning flowers. Guys, एग्ज़ाम के दिन करीब आ रहा है तो हमने बेहतर समझा कि जितने भी हमारे यूनिट से जितने भी हमारे सब्जेक्ट से सेमेस्टर तड़ के एग्ज़ाम करीब आ रहा है स्पेशली तो सेमेस्टर तड़ ऑफ द जेनरिक BSN के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं और उनके जितने भी यूनिट्स हैं तो उस पर हमने MCQs बाकायदा तौर पर बनाए हैं। तो इंशाल्लाह बिफ़ोर ईच पेपर हम एक एक सब्जेक्ट की हर एक यूनिट के MCQs जो है वो क्लियर करता जाएंगे। सो आज का ये हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हमने एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का स्टार्ट किया हुआ है। तो आज का वीडियो लेक्चर हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स के ऊपर होगा कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs होंगे वो हम आज कवर करेंगे। मगर इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए आने वाले हर एक इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रही है। सो लेट्स बिगिन। आज के इस फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जितने भी डिसऑर्डर्स के MCQs है उसको क्लियर करेंगे। देन इंशाल्लाह हम हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर, देन इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर और इसके साथ साथ हम सेलुलर एडाप्टेशन एंड एबेरेंट सेल ग्रोथ को हम क्लियर करेंगे बिफोर द पेपर। सो फर्स्ट MCQs हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम से है कि दीज आर commonly symptoms include weight gain, irritability, mood swing, edema, headache, inability to concentrate, food craving, acne एंड मैनी अदर एंड डैश डिजीज़। सो ये जितने भी हमारे पास सिम्टम्स दिए हुए हैं कि जिसमें वेट गेन होता है, इरिटेबिलिटी होता है, बंदा इरिटेट होता है, मूड स्विंग होते हैं, एडिमा काज होती है, हेडेक होता है, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, फूड क्रेविंग, एक्नी यानी जो चेहरे पे जो दाने निकल आते हैं छोटे छोटे एंड मैनी अदर्स। इसके अलावा भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। तो ये कौन से डिजीज़ में होते हैं, ये सारे सिम्टम्स कौन से डिजीज़ में अकर्स होते हैं, कौन से डिजीज़ में अपीयर होते हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम एक फीमेल डिसऑर्डर्स है। तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में ये ऊपर मेंशन सारे सिम्टम्स जो है वो अपीयर होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन ए। Now we are going toward the MCQs number 2 that discomfort associated with menstruation is called dash during the menstruation। So बंदा जो डिस्कम्फर्ट जब फील होता है तो उस डिस्कम्फर्ट के लिए जो पेन की वजह से होता है, जो एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से जो डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन फील होती है तो उस को हम मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ में क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिस्मेनोरिया। सो डिस्मेनोरिया यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। डिस्कम्फर्ट एसोसिएटेड विद मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड डिस्मेनोरिया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। So now we are going toward the MCQs number 3 that menorrhagia is a disease in which these symptoms occur। So menorrhagia also is a reproductive disorder related to the menstrual cycle। So menorrhagia में क्या होता है कि नीचे दिए हुए सारे symptoms जो है इसमें से menorrhagia में कौन सा symptoms occur होता है तो वो हमारे पास correct option होगा। So the first option is delayed menstruation bleeding कि menstruation bleeding नहीं होती है। Then the second one एज प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कि प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, स्टॉप मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एंड देन ओनली स्पॉट फॉर्मेशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कि मेनोर्जिया क्या होती है, मेनोर्जिया की सिम्टम्स में क्या है कि प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। Now we are going toward the MCQs number 4 that benign smooth muscle tumor and uterus diagnosed with the hysteroscopy is called dash। जो यूटरस के अंदर बेनाइन जो यूटरस के अंदर जो स्मूथ मसल्स होते हैं हेस्ट्रोस्कोपी के थ्रू यूटरस के अंदर जो स्मूथ मसल्स होते हैं इस पे जो मासेस निकल आते हैं जिसको हम हेस्ट्रोस्कोपी के थ्रू क्या करते हैं
डायग्नोस करते हैं तो उन मासिस को क्या बोलते हैं? जो बिनाइन मासिस होते हैं, स्मूथ मसल्स ऑफ द यूटेरस पे अपीयर होते हैं, जिसे हम हिस्टेरोस्कोपी के थ्रू डायग्नोस करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एमसीक्यूज़ का मतलब ये है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 दिया है यूटेराइन पोलेप्स, सो नॉट, ल्यूमायोसिस, so this is not. Then the third one is the uterine fibroids are leumyomas. So option number C is the correct option, that is uterine fibroids leumyomasis. अगर एमसीक्यूज़ को आप देख ले कि एमसीक्यूज़ में क्या बताया है कि हिस्टेरोस्कोपी के थ्रू जो यूटरस के स्मूथ मसल पे बिनाइन मॉसिस जो अपीयर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जो हिस्टेरोस्कोपी के थ्रू जिसे हम डायग्नोस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं यूटेराइन फेब्रॉइड्स या ल्यूमायोमास. So the option number C is the correct option. Now we are going toward the MCQs number 5. Dash is a type of cancer that begins in the ovaries. Every ovary about the size of almond produce eggs ova as well as the hormone estrogen, progesterone and testosterone. अच्छा, वो MCQs में बोल रहे हैं कि वो कैंसर का वो कौन सा टाइप से जो कि ओवरीज में अपीयर होता है. देन ओवरीज का थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया है कि ओवरीज एक आलमंड शेप की होती है, ठीक है, जिसमें ओवा की प्रोडक्शन होती है और ओवा के साथ साथ हार्मोन और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरॉन की भी वहाँ पर प्रोडक्शन होती है. तो ओवरीज क्या है? ओवरीज एक आलमंड टाइप फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जहाँ से ओवा सिक्रीट होती है और उसके साथ साथ एंजाइम की प्रोडक्शन होती है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरॉन की. और वहाँ पर जो कैंसर है उस कैंसर को हम ओवेरियन कैंसर बोलते हैं. सो द ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ओवेरियन कैंसर. नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड द MCQs नंबर 6, दैट इज uterine prolapse in which the uterus has descended nearly to the opening of the vagina. So that is occur in the stage number 1, not stage number 2, stage number 3. Option number B is the stage number 3. So this is not the correct option. Option number C is stage number 2. So the stage number 2 and option number C is the correct option. कि uterine prolapse जिसमें थोड़ा सा जो यूटेराइन जो वाल होती है जो वेजाइना की तरफ थोड़ा डिसेंडेड हो जाती है, तो उस स्टेज को हम स्टेज नंबर 2 बोलते हैं. सो द ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. Now we are going toward the MCQs number 7, that infertility mean not being able to get pregnant after at least dash of trying. कि infertility हम किस कंडीशन को बोलते हैं कि कितने अरसा ट्राई करने के बाद अगर एक मेल या फीमेल जो है वो बच्चा पैदा करने के काबिल ना हो जाए तो उसको हम इनफर्टिलिटी या इनफर्टाइल मेल और फीमेल बोलते हैं. सो ऑप्शन नंबर ए, 1 year आफ्टर द 1 year ऑफ ट्राइंग, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा कि इनफर्टिलिटी मीन्स नॉट बीन एबल टू गेट प्रेग्नेंट आफ्टर एटलीस्ट 1 year ऑफ ट्राइंग. ऑप्शन नंबर ए, 1 year आफ्टर ऑफ ट्राइंग. अगर 1 year एक मेल या फीमेल ट्राई करे और वो तब भी कंसीविंग ना कर पाए, फीमेल जो है वो कंसीव ना कर पाए, मेल एंड फीमेल ट्राई करता रहे बट 1 year तक एक फ़ीमेल कंसीव ना कर पाए प्रेग्नेंट फेटस को, सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी. सो द ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. सो नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड द MCQs नंबर 8. A dash occur when a fertilized egg implant and grows outside the main cavity of the uterus. So उस कंडीशन को या उस टाइप ऑफ प्रेगनेंसी को हम क्या बोलते हैं जिसमें जो फर्टिलाइजेशन अकर होती है वो मेन यूटेराइन क्यूविटी में नहीं होती है, यूटेराइन क्यूविटी से आउटसाइड होती हैं. सो द ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज़ कॉल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी. एक्टोपिक प्रेगनेंसी की उस टाइप को बोलते हैं जिसमें फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होती है, फर्टिलाइजर एग जो होती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पर होती है, आउटसाइड ऑफ द यूटेरस होती है, आउटसाइड ऑफ द मेन यूटेराइन कैविटी होती है. नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड द MCQs नंबर 9. अ डैश इज ग्रोथ ऑफ an abnormal fertilized egg or an overgrowth of tissue from the placenta. Women appear to be pregnant but the uterus enlarge much more rapidly than in a normal pregnancy. अच्छा, अब बोल रहे हैं कि अडेश एज अ ग्रोथ के जब फीमेल
प्रेग्नेंट होती है, बट उस फीमेल प्रेग्नेंट का जो यूटरस होता है, जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में जितना एनलार्ज होता है, तो उससे कई गुना ज़्यादा एनलार्जमेंट की तरफ जाता है रैपिडली। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ कॉल्ड हाइडेटिफॉर्म मोल। हाइडेटिफॉर्म मोल एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें फीमेल का जो यूटरस होते हैं उसके अंदर जो टिश्यू की फॉर्मेशन होती है फ्रॉम द प्लेसेंटा, वो रैपिडली हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एज कंपेयर टू द नॉर्मल प्रेगनेंसी। सो द ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ हाइडेटिफॉर्म मोल, इज द करेक्ट ऑप्शन. Now we are going toward the MCQs number 10, that benign prostatic hyperplasia BPH is a progressive adenomatous enlargement of the prostate gland that occur with aging. The treatment include dash. अब benign prostatic hypertrophy जो कि एक prostate gland की enlargement को हम बोलते हैं, जो कि एक बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉपी होती है, जो कि नॉन कैंसीरियस, जो इजीली रिकवर हो सकती है। बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉपी यानी मतलब नॉन कैंसीरियस प्रोस्टेट ग्लैंड की एनलार्जमेंट की ट्रीटमेंट के लिए हम नीचे दिए गए मेडिकेशन में से कौन सा मेडिकेशन अप्लाई करते हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ अल्फा ब्लॉकर हाइट्रीन एंड कार्डोरा। हाइट्रीन एंड कार्डोरा जो कि अल्फा ब्लॉकर होते हैं, एज अ मसल रिलैक्सेंट काम करते हैं, उसको हम एज अ ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं फॉर बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉपी के हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉपी के लिए. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अल्फा ब्लॉकर, दैट इज हाइट्रीन एंड कार्डोरा. So now we are going toward the MCQs number 11, that menorrhagia. Menorrhagia is a disease in which these symptoms occur. Menorrhagia में कौन कौन से symptoms occur होते हैं नीचे दिए हुए? So the correct option is option number B, that is prolonged menstrual bleeding. Now we are going toward the MCQs number 12, that benign smooth muscle tumor and uterus diagnosed with hysteroscopy is called dash. जो हिस्ट्रोस्कोपी के थ्रू जो स्मूथ मसल ऑफ द यूटरस पे जो मासिस जो अपीयर होते हैं, जिसे हम हिस्ट्रोस्कोपी के थ्रू क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं, तो उन मासिस को हम क्या बोलते हैं? यूटेराइन फेब्राइड या ल्यूमायोसिस. सो द ऑप्शन नंबर जी, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं, द ऑप्शन नंबर जी एज द करेक्ट ऑप्शन. याद रखिए कि ये कुछ जो MCQs अभी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो ये MCQs रिवाइज हुआ है, दोबारा से भी एक्सप्लेन हुए हैं, तो इस वजह से मुझे भी आप लोगों को बताना पड़ रहा है. इससे नीचे कुछ जो है वो न्यू MCQs भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे. सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा. Now we are going toward the MCQs number 13, that dash is a type of cancer that begin in the ovaries, जो कि हम ऊपर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, जिसे ओवेरियन कैंसर हम बोलते हैं. The MCQs number 14 जो कि अगेन रिवाइज हो रहा है, यूटेराइन प्रोलेप्स in which the uterus has descended nearly to the opening of the vagina is, the correct option is option number G, that is the stage 2. अच्छा, MCQs नंबर 15 ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं. MCQs नंबर 15 में भी यही बात हो रही है कि प्रेगनेंसी जो कि आउटसाइड ऑफ द यूटेराइन कैविटी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सो द ऑप्शन नंबर जी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज़ कॉल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी. द MCQs नंबर 7 जो कि ऑलरेडी हम ऊपर एक्सप्लेन कर चुके हैं कि क्या होती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल की प्लेसेंटा के टिश्यूज़ की रैपिड एबनॉर्मल एनलार्जमेंट को हम क्या बोलते हैं? जो कि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी से कई गुना ज़्यादा रैपिडली एनलार्ज हो जाता है यूटेरस, तो उसको हम बोलते हैं हाइडेटिफॉर्म मोल. सो द ऑप्शन नंबर ई, यानी द फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. MCQs नंबर 17 जो कि हम फर्स्ट टाइम इसको स्टडी कर रहे हैं, दैट एंट्रोवेजाइनल फेस्टुला, इट इज़ अ फेस्टुला बिटवीन डैश. देखिए, हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस्टुला हम पढ़ चुके हैं, जिसमें इंट्रावेजिकुलर फेस्टुला, वेजाइनल एंड रेक्टल फेस्टुला, और इसके अलावा भी डिफरेंट टाइप्स फेस्टुलास हम पढ़े थे. सो द एंटीरोवेजाइनल फेस्टुला, इट इज़ अ फेस्टुला बिटवीन, सो द ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ द बिटवीन इंटेस्टाइन एंड द वेजाइना इज़ द करेक्ट ऑप्शन.
So enterovaginal fistula is a type of fistula that is occur between the intestine and the vagina. So the option number B is the correct option. Now we are going toward the MCQs number 18, that the uterus protrudes out of the vagina. It is uterine prolapse disease of dash state. अच्छा जी, इसमें बोल रहे हैं कि वह कौन सा कंडीशन होता है जिसमें यूटरस जो है वह वजाइना से आउटसाइड उसकी प्रोड्रेड्स होते हैं, मतलब वजाइना से भी आउट निकल आता है, तो वो कौन से स्टेज में अकर होती है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अकर इन द स्टेज नंबर 3. स्टेज नंबर फर्स्ट में क्या होते हैं कि यूट्रस जो है थोड़ी सी अपनी जगह से जो है वह नीचे की तरफ प्रोड्रेड होता है. स्टेज नंबर 2 में वह नियर द वजाइना होता है एंड स्टेज नंबर 3 में वह आउटसाइड ऑफ द वजाइना प्रोड्रेड्स होता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द स्टेज नंबर 3rd. So now we are going toward the MCQs number 19, that dash is a progressive adenomatous enlargement of the prostate gland that occur with aging. So विद एज के साथ जो प्रोस्टेट ग्लैंड की जो एनलार्जमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं. एज के साथ जो प्रोस्टेट ग्लैंड की एनलार्जमेंट होती है, जो उस डिजीज़ को या उस डिसऑर्डर को हम क्या बोलते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, BPH. Now we are going toward the MCQs number 20, that dash is a technique used for prostatectomy and patient by laser technique. अच्छा जी, by laser technique जब हम प्रोस्टेक्टमी को जो बाय लेज़र टेक्निक के थ्रू किया जाता है उस टेक्निक को क्या बोलते हैं. प्रोस्टेक्टमी जो कि लेज़र तकनीक के थ्रू, जिसमें आपको लेज़र जो है वो प्रॉपर तरीके से गाइड कर रहा होता है. सो वो प्रोस्टेक्टमी जो कि प्रोस्टेक्टमी यू नो के द रिमूवल ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड इज कॉल्ड प्रोस्टेक्टमी, बट प्रोस्टेक्टमी को जब आप लेज़र तकनीक के साथ करते हैं तो उस टाइप ऑफ प्रोस्टेक्टमी को हम क्या बोलते हैं. सो उस टाइप ऑफ प्रोस्टेक्टमी को हम ट्रांसयूरेथ्रल अल्ट्रासाउंड गाइडेड लेज़र इंड्यूस प्रोस्टेक्टमी बोलते हैं. सो द ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ट्रांसयूरेथ्रल अल्ट्रासाउंड गाइडेड लेज़र इंड्यूस प्रोस्टेक्टमी, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. सो गाइज़, ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट 20 MCQs ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुके हैं. इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिलते हैं विद द इम्पॉर्टेंट MCQs ऑफ हेमाटोलॉजिकल सिस्टम. अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के और भी इम्पॉर्टेंट MCQs हर एक यूनिट और हर एक सब्जेक्ट के आपको मिलता रहिए तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा. मिलते हैं दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह. उस वीडियो में हम हेमाटोलॉजिकल सिस्टम के इंपॉर्टेंट MCQs एक्सप्लेन करेंगे. तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.